Hello everyone and welcome to my another class. Today I am going to start lecture number 2 from chapter number 8 class 11 Cell the unit of life. तो आइए स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो सबसे पहली चीज़ जो है आप लोगों को याद करनी है स्टूडेंट्स की यूकैरियोटिक सेल्स में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हम इंक्लूड करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटिस्ट आते हैं जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो जाएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और फंजाई को हम यूकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। आप याद रखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और ये कंपार्टमेंट्स जो हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के रूप में हमें दिखाई देंगे झिल्लीबद्ध कोशिकाओं के रूप में, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर खूब सारे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पसेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा विद ए न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाएगा। आप याद रखेंगे। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी पाए जाएंगे। आप याद रखेंगे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो गुणसूत्रों में ऑर्गेनाइज पाया जाएगा या क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज मिलेगा। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पसेस सेल वॉल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स भी आपस में डिफरेंस होती है और प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलता है लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में पाई जाएगी जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, या छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जा सकती है पेरिफेरल परिधीय भागों में। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनल मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल लोअर जो कैटेगरी के प्लांट सेल है उसमें नज़र आ सकते हैं, बाकी मोस्टली प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट पाए जाते हैं। आप याद रखेंगे। फिगर 8.3 आगे हम देखते हैं। आपको यहाँ पर एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आप ये डायग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे। लेबल डायग्राम आप बनाएंगे अपनी नोटबुक में, और सारे जितने भी नेम ऑर्गेनल्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं इस सेल के पार्ट्स के आप राइट करेंगे, याद करेंगे। लोकेशन का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे कि कौन सा सेल ऑर्गेनल या कौन सा लेबल जो है वो कहाँ पर लगाना है। आप अपने मन से कहीं पर भी लेबल नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम हो जाएगा। आप इन्हें अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। आगे हम बात करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आगे हम वन बाय वन सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं ताकि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है स्टूडेंट्स कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिटेल स्ट्रक्चर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद आई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1932 में नॉल और रुस्का ने की थी। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। और उसी दौरान सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की गई, स्पेशली रेड ब्लड कार्ड सेल्स की, ह्यूमन बींग के लाल रुधिर कणिकाओं की, और उन्होंने साइंटिस्ट को इनेबल किया एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने के लिए। दिस स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ
लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। और ये स्टडी जो की गई उसने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है और बाइलेयर की फॉर्म में या द्विस्तरीय द्विपरत की फॉर्म में पाई जाती है, आप याद रखेंगे। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। जो लिपिड्स का अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो पोलर हेड है वो आउटर साइड की तरफ रहता है, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इनर पार्ट की तरफ पाई जाती है। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और ये व्यवस्था इंश्योर करती है कि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहे या सुरक्षित रहे, जैसा कि फिगर 8.4 में भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है हेड वाला पोर्शन है और आपको छोटे छोटे नीचे टेल्स नज़र आ रही है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर पाई जाएगी, आप याद रखेंगे। आपको डायग्राम भी बनाना है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जब आगे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। और जो रेशो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो विभिन्न प्रकार के सेल टाइप में अलग अलग पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। यदि ह्यूमन बींग के एरिथ्रोसाइट लाल रुधिर कणिकाओं की मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड पाया जाता है। तो आप ये जो डाटा है वो याद रखेंगे स्टूडेंट्स की आरबीसी के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर मिलती है, कितने परसेंट में लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो किस प्रकार से हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली या डिफ़िकल्ट रूप से, उसके आधार पर मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। जो परिधीय भागों में पाए जाने वाली, पेरिफेरल भागों में पाए जाने वाली प्रोटीन है वो सरफेस पर पाई जाएगी, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होगी वो पार्शली आंशिक रूप से या पूरे संपूर्ण रूप से मेम्ब्रेन के अंदर दसी हुई पाई जाएगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स डायग्राम में भी, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है और ये आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि बाहर की तरफ है। इस प्रोटीन को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पूरी मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था यहाँ पर पाई जाएगी। आप लिपिड बायोलेयर का बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। फ्लूइड मोजेक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि एक्सेप्टेबल मॉडल है। आगे हम इस मॉडल को पढ़ने वाले हैं। तो ये लिपिड बायोलेयर के रूप में मिलेगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, शुगर कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर पाया जाएगा और ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगी और ये आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। जो इम्प्रूव मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए 1972 में सिंगल और निकोलसन के द्वारा दिया गया, जो कि एक वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था, जिसे फ्लूइड मोजेक मॉडल कहा गया, जिसका फिगर हम पहले देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। जो अर्ध तरल लिपिड की नेचर है वो प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट को संभव बनाती है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरी की पूरी द्विस्तरीय परत में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स मोबिलिटी। और ये जो एबिलिटी है कि प्रोटीन जो है वो लेटरल मूवमेंट कर सकती है, इसे हम फ्लूडिटी कहते हैं मेम्ब्रेन की, आप याद रखेंगे। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में मूव करने की जो ये योग्यता है, एबिलिटी है, इसे हम फ्लूडिटी के नाम से जानेंगे। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन की वो इस बात को लेकर भी इम्पोर्टेंस रखती है कि विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन्स, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लूडिटी जो है वो इम्पोर्टेंस रखेगी। आप याद रखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी की इम्पोर्टेंस होती है। तो आप सारे फंक्शंस यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सारे के सारे प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी की वजह से होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आर पार मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, जैसा कि आप लोअर क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। जो मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम के रूप में, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में मिलेगी। सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, तो आप याद रखेंगे, यानी ये पदार्थों को सेलेक्ट करके ही अपने अंदर आने जाने देगी। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से इस मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकते हैं बिना एनर्जी के, और इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ही इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट पाई जाएगी। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और जो वाटर की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, इसलिए उन्हें एक वाहक प्रोटीन की जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ताकि उनका जो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो फैसिलिटेट हो सके, सुगम हो सके। ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होंगे अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो लोअर टू हायर हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी, आप याद रखेंगे। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है, और इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, आप याद रखेंगे, और साथ ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके एग्जाम्पल को भी आप लर्न करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। Na+K+ पंप। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेल वॉल की। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। आप लोगों को पता है कि जो नॉन लिविंग एक दृढ़ कठोर स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फंजाई और प्लांट्स में पाई जाएगी। फंजाई में ये काइटिन की बनी हुई होती है और प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। आप याद रखेंगे, सेल वॉल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सेल को शेप देना ही नहीं है, जबकि ये सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, साथ ही सेल से सेल का इंटरेक्शन को बनाए रखने में भी मदद करेगी। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसके अलावा ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं अनडिजायरेबल जिनकी आवश्यकता नहीं है उनके लिए एक बैरियर का काम भी करती है, एक अवरोध का काम भी करती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैग्नान्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी के अंदर भी सेल वॉल मिलती है जो कि सेलुलोज, मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसके अंदर गैलेक्टान्स, मैग्नान्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। वाइल इन द अदर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन। और दूसरे प्लांट्स के जो सेल वॉल है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell। जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट के अंदर वो प्राइमरी सेल वॉल के रूप में ग्रोथ करती है। धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है, और एक सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन अंदर की तरफ बन जाता है, मेम्ब्रेन की तरफ, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द सेल। द मिडिल लेमिला इज ए लेयर मैनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। आप याद रखेंगे, जो मिडिल लेमिला होती है, मध्य सेल वॉल, वो कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, जो कि अपने पास पाए जाने वाली दूसरी प्रकार की नेबरिंग कोशिकाओं को ग्लू करने का, चिपकाने का काम करेगी, होल्ड करने का काम करेगी। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। अब तो याद रखेंगे, जो सेल वॉल्स है और मिडिल लेमिला है may be traversed by plasmodesmata, वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा आपस में जुड़ी हुई पाई जा सकती है, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल। और प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट रहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ता है, और मुख्य रूप से प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो प्लांट सेल के अंदर ही देखा जा सकता है, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। आगे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं, विच वाइल
ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट टू टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रत्येक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है या प्रत्येक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो डिस्टिंक्ट होता है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन, और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है अपन टुगेदरली उनको कंसिडर कर सकते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट के रूप में, बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड वे में पाए जाते हैं। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, आप याद रखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम के फंक्शन जो कोऑर्डिनेटेड नहीं पाए जाते हैं विद द अबव कंपोनेंट्स के साथ, दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट को भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आप इसे GERL से भी याद कर सकते हैं, GERL। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम इंक्लूड किए गए हैं। आगे स्टूडेंट्स हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी की गई स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यहाँ पर पता चला कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क या एक जाल नुमा संरचना पाई जाती है जो कि टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के रूप में साइटोप्लाज्म में छितरी हुई रहती है। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में बताया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है स्टूडेंट, जो कि एक नेटवर्क के रूप में पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में। Hence, ER divide the intracellular space into two distinct compartments, luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartment। इस प्रकार से ER जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांट देता है। एक तो ल्यूमिनल जो कि ER के अंदर वाला होता है, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि ER के बाहर वाला होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है। तो ये दो प्रकार के कंपार्टमेंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ER के बाहरी सरफेस पर राइबोसोम्स भी पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन दैट सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से हम ER को दो भागों में बांट सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ER जिनके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे उन्हें RER कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जब ये एब्सेंस होंगे राइबोसोम्स, दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER कहेंगे या स्मूथ प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स डायग्राम में, आप देखिए जो आपको राइबोसोम पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और जो विदाउट राइबोसोम वाली सरफेस नज़र आ रही है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब याद रखेंगे RER का मुख्य काम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण करना और सिक्रेशन करना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। उसके साथ ही ये एक्सटेंसिवली और कंटिन्यूसली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ पाए जाएंगे। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड के संश्लेषण का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER, और एनिमल सेल्स के अंदर भी लिपिड लाइक जो स्टेरॉयडल हार्मोन है उनका संश्लेषण भी SER के अंदर ही पाया जाता है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। डायग्राम आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको डायग्राम भी बनाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे डायग्राम बनेंगे स्टूडेंट्स, वरना डायग्राम्स अच्छे नहीं बनेंगे। गोल्जी अपरेटस की आगे हम बात करते हैं। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक डेंसली स्टैंड यानी गहरा रंग लेने वाले एक जालिकावत संरचना को न्यूक्लियस के पास देखा। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, और उनके रेस्पेक्ट में आगे इस ऑर्गेनल का नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया गया। दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स एंड सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। आप याद रखेंगे जो गोल्जी अपरेटस है वो फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक रखता है, और इन सेक्स को हम या इन थैलेनुमा संरचना को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जिनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। आपको फिगर में भी ये सिस्टर्नीज यहाँ पर दिखाई गई है स्टूडेंट्स, आप देखिए।
ये सिस्टर्नी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो ये सिस्टर्नी है। दीज आर स्टक पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती है, ढेरियों में पाई जाएगी। वेराइड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सिस्टर्नी के जो नंबर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सेस। तो यदि हम कंसंट्रिकली बात करें गोल्जी सिस्टर्नी की, ये न्यूक्लियस के पास किस प्रकार से अरेंज पाई जाएगी, तो जो कॉन्वेक्स जो सरफेस होती है, जैसे हम सिस सरफेस बोलेंगे, द फॉर्मिंग फेस एंड द कॉन्केव ट्रांस फेस जो होती है ऑन द मैचुरिंग फेस। तो याद रखेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस जिसको हम सिस और फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और कॉन्केव जिसको हम ट्रांस और द मैचुरिंग फेस भी कहेंगे। तो न्यूक्लियस के पास ये अरेंज पाए जाएंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम में भी हमने दिखाया हुआ, द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। सिस और ट्रांस दोनों ही फेसेस जो होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड पाए जाएंगे। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। गोल्जी apparatus का सबसे प्रमुख काम हो जाएगा स्टूडेंट्स की, ये मटेरियल को पैकेज करने का काम करेगा, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स। ये मटेरियल आगे इंट्रासेलुलर टारगेट्स यानी सेल के अंदर ही डिलीवर किए जाएंगे या फिर सिक्रीट किए जाएंगे सेल के बाहर। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, जो मटेरियल पैक यहाँ पर होंगे वो कैविटीज के रूप में या वेसाइकल्स के रूप में यहाँ पे पैक हो जाएंगे फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus, और ये फिर ER के साथ फ्यूज होंगे। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द ER फ्यूज, यानी ये मटेरियल जो है ER के फ्यूजन की वजह से वेसाइकल के अंदर पैक किए जाएंगे विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टूवर्ड्स द मैचुरिंग फेस। सिस फेस की तरफ ये पैक होंगे और मैचुरिंग फेस की तरफ ये जाएंगे। आप याद रखेंगे, ER के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह बन रही है स्टूडेंट्स, वो आगे गोल्जी apparatus में आके पैक होगी, सिस फेस पर ये पैक हो जाएगी और मैचुरिंग फेस की तरफ आगे भेज दी जाएगी। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्जी apparatus जो है वो किस प्रकार से ER के क्लोज एसोसिएशन में रहता है, यानी ER के अंदर बनने वाले मटेरियल की पैकेजिंग गोल्जी apparatus में होती है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus। तो ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाई जा रही है वो मॉडिफाइड होती है गोल्जी apparatus के सिस्टर्नी में आकर बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। गोल्जी apparatus के ट्रांसफेस से रिलीज होने से पहले, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस बार ये नीट का क्वेश्चन रहा है 2020 नीट एग्जामिनेशन में, कि गोल्जी apparatus जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट साइट होती है। आगे हम लाइसोसोम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी apparatus। आप याद रखेंगे, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गोल्जी apparatus में पैकेजिंग प्रोसेस की वजह से बनेंगे। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होती है, कैविटीज होती हैं, उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइजेज के रूप में, लाइपेजेज के रूप में, प्रोटीजेज के रूप में और कार्बोहाइड्रेजेस के रूप में यहाँ पर पाए जाएंगे। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH, और ये सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है एसिडिक pH पर काम करते हैं, लगभग pH 5 पर। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम यहीं तक बात करते हैं। थैंक्स। आप बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स बनाते हुए जाएंगे और याद करते हुए जाएंगे।